नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है आदिकाल का टेस्ट 2। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक बिंदु का जो टेस्ट है वो विस्तार से होगा, व्याख्या सहित होगा। तो आदिकाल के हम प्रयास करेंगे कि लगभग 125 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर आऊं और लगातार ये चलती रहेगी। तो कहने तो पहले हम 1 से 25 प्रश्न कर चुके थे, आज हम 26 से लेकर 50 तक प्रश्न हम करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या, समय न गवाते हुए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 26 हमारे सामने, इसके बाद भी लगातार आती रहेगी कड़ी। इसके बाद लगभग 125 तक प्रश्न आएंगे। इसके लगभग 4 टेस्ट कोशिश करूंगा आदिकाल के। 2 टेस्ट अभी बनाए हैं आदिकाल के, 1 और 2, उसके बाद शायद भक्तिकाल चलेगा, बाकी टेस्ट बाद में रहेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जो मुख्य प्रश्न हैं, जो आते रहे हैं, जो आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ आपके सामने करवाया जाएगा। और उसके अलावा प्रश्न इस तरीके से करवाए जाएंगे कि प्रश्न तो एक होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके 10 प्रश्न और हो जाएंगे। तो इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। राउल वेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है, एक बात। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, 2 बात। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय, वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। तो हम देख सकते हैं इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो मैं आपको उत्तर बता देना चाहता हूं। उत्तर क्या है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। राउल वेल नायिका में नायिका का नक्शिक वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। तो उत्तर है, ज्यादा देर आपका इंतजार नहीं करेंगे, उत्तर है इसका वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। यह क्या है? यह तथ्य सही नहीं है, यह असंगत है। क्यों असंगत है? कि वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो क्या है? काव्य शास्त्रीय रचना न होकर एक प्रकार का क्या है? शब्दकोश है। क्या है? वर्ण रत्नाकर जो है वो क्या है? शब्दकोश है। वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी? वर्ण रत्नाकर की रचना की थी ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसकी रचना की थी। वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की थी। अब आते हैं प्रश्नों पर। राउल वेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है। हाँ, बिल्कुल है। पहली बार किसी कृति में नक्शिक वर्णन किया गया था नायिका का, और वो राउल वेल में किया गया है। राउल वेल का अर्थ बच्चन सिंह ने क्या बताया है, मैं बता देना चाहता हूं आपको। राउल वेल का बच्चन सिंह ने क्या अर्थ बताया है? राजविलास। क्या बताया है? राजविलास। राउल वेल का अर्थ बताया है राजविलास, जिसमें यह एक बात है, जिसमें राउल नायिका के नक्शिक का वर्णन है। राउल नायिका के नक्शिक का वर्णन है। बात 2 कौन सी? राउल वेल। जो राउल वेल कृति है उसके रचनाकार कौन है? राउल वेल जो कृति है उसके रचनाकार है रोड़ा। किस शती की है ये? 10वीं शती की रचना है। राउल वेल जो है वो किसकी रचना है? रोड़ा की है। किस शती की रचना है? 10वीं शती की रचना है। और यह क्या है? एक शिलांकित कृति है। मतलब यह जो कृति है ये किस पर अंकित है? शिलांकित, मतलब शिला पर अंकित है। और वो शिला कहां से आई थी? धारावती से।
धारावती से शिला लाई गई थी जिस पर यह कृति राउलवेल अंकित है अर्थात लिखी गई है। वर्तमान में ये कहाँ है? मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ? मुंबई में। कहाँ है ये? मुंबई में। और राउलवेल जो है एक प्रकार का क्या है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। राउलवेल जो है वो किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य है, गद्य पद्य दोनों मिश्रित है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं राउलवेल के। राउलवेल जो है वो किसकी कृति है? रोड़ा की है। किस शती की कृति है? 10वीं शती की कृति है। किस प्रकार की है? शिलांकित कृति है। ठीक है। और गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य, इससे प्रश्न 100% आता ही आता है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। और जो शिला जिस पर यह अंकित है वह धारावती, धार क्षेत्र से लाई गई थी। कहां से? धारावती या धार क्षेत्र से लाई गई थी, जो आज भी प्रिंस ऑफ वेल्स, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संरक्षित है। अब सबसे बड़ी बात कि इसमें 7 बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कितनी बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया गया है? 7 बोलियों। कितनी बोलियों? यह प्रश्न आ चुका है पहले। कितनी बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया गया है? 7 बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सर्वाधिक राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और राउल जो है यहाँ 6 अंचलों की नायिकाओं के नक्श का वर्णन किया गया। राउलवेल में 6 अंचलों की विभिन्न रानियां या जो भी स्त्रियां हैं उनका वर्णन भी किया गया है। तो ये था राउलवेल का। अब इसके साथ साथ क्या था? एक हमने उसमें और भी पढ़ा था, वर्ण रत्नाकर, और एक था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा हमारे पास था उक्ति व्यक्ति प्रकरण, एक व्याकरण ग्रंथ है। बिल्कुल सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये मैं वैसे पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? पंडित दामोदर भट्ट। किसका है उक्ति व्यक्ति प्रकरण? पंडित दामोदर भट्ट का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो पंडित दामोदर भट्ट का है। दूसरा है वर्ण रत्नाकर। दूसरा है वर्ण रत्नाकर। यह किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। यह किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो ये जो 2 रचनाएं, इनमें समस्या आती रहती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस समस्या से आप लोगों को निजात क्या पानी है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण 3 है, तो पंडित दामोदर भट्ट। ये पंडित लिखेंगे, ये याद रख लेना, पै भी होगा तो इसका मतलब 3 शब्द है, तो पंडित दामोदर भट्ट। और वर्ण रत्नाकर 2 शब्द है, तो 2 का 2 हो गया ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इस तरह से ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वैसे रै का प्रयोग भी इसमें ज्यादा है, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, वर्ण रत्नाकर उसको। और जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उसमें क्या दे रखा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण का इसमें दे रखा है कि यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तो बिल्कुल सही बात है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो एक व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की थी? पंडित दामोदर भट्ट ने की थी। पंडित दामोदर भट्ट ने की थी, जो काशी नरेश गोविंद चंद्र, किसके? गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। इन्होंने गोविंद चंद्र जी के पुत्रों को व्याकरण की शिक्षा देने के लिए उक्ति व्यक्ति
ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? उक्ति व्यक्ति ग्रंथ की रचना की थी। यह एक व्याकरण ग्रंथ था। किस प्रकार की रचना थी? यह एक व्याकरण रचना थी। लेकिन यह कितने प्रकरणों में? 5 प्रकरणों में होने के कारण या प्रकरणों में विभाजित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया। चलो आते हैं प्रश्न पर। वर्ण रत्नाकर काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन। तो वर्ण रत्नाकर है वो क्या है? एक प्रकार का शब्दकोश है। शब्दकोश में काव्य शास्त्रीय तत्वों होने का मतलब नहीं है। तो इस तरह से इसका उत्तर ये रहा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, सॉरी 27 पर। प्रश्न संख्या 27 है, असंगत छांटिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू है एक। ब है अभिमान मेरु हेमचंद्र सूरी। स है अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र सूरी। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, अभिमान मेरु हेमचंद्र सूरी, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र सूरी। आप देखकर बता सकते हैं। नाम मात्र का समय है आपके पास। असंगत छांटिए। क्या छांटना है हमें? असंगत छांटना है। तो छांटिए असंगत। आप छांटे, अच्छी बात है, नहीं तो मैं छांट देता हूं। और मैं क्या छांट देता हूं कि अभिमान मेरु हेमचंद्र सूरी को कहा गया है यह पूरी तरह से असंगत है। क्योंकि अभिमान मेरु कौन है? अभिमान मेरु पुष्पदंत है। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा था। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र सूरी को कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने, पाणिनि ने जैसे व्याकरण ग्रंथ लिखा था संस्कृत का, उसी प्रकार इन्होंने प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। अब ये क्या है कि कुछ जगह तो केवल शब्दानुशासन होता है और कुछ जगह सिद्ध हेम शब्दानुशासन भी कह सकते हैं। सिद्ध से तो तात्पर्य है कि इनके जो राजा सिद्ध राज थे, इनके राजा थे जिनके आश्रय में इन्होंने इसकी रचना की थी, तो वो राजा का नाम आ गया। हेम से इनका खुद का नाम आ गया हेमचंद्र सूरी। और शब्दानुशासन इनकी रचना थी जो प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ था, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया था? प्राकृत का पाणिनि कहा गया था। इन्होंने एक रचना और लिखी थी जिसका नाम था कुमारपाल चरित। उसके अलावा एक रचना और भी लिखी थी, शायद उसका नाम देशी नाम वाला था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है? सॉरी 28। प्रश्न संख्या 28 क्या है? जाति पाति के खंडन तो वे स्वयं आप थे। आचार्य शुक्ल ने यह किन के लिए कहा है? अब देखो, जाति पाति के खंडन तो वे स्वयं आप थे। आचार्य शुक्ल ने यह किन के लिए कहा है? नाथों के लिए, सिद्धों के लिए, जैनों के लिए या संतों के लिए? नाथों के लिए, सिद्धों के लिए, जैनों के लिए या संतों के लिए? किसके लिए कहा है? मतलब ये नहीं देखना जाति पाति के खंडन तो वे स्वयं आप थे। हमें सिर्फ कथन पर जाना है। वैसे तो जाति पाति का खंडन इनमें से सभी करते होंगे, ठीक है ना, या सभी नहीं करते होंगे, जो भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है 2 खंडन करते हो जाति पाति का, जैसे मान लो, अब वो नहीं बताना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो कोई भी खंडन कर सकता है, लेकिन यहाँ क्या जाना है? ये कथन पर जाना है कि प्रॉपर जो ये कथन है यह किसका है। ये कथन जो है यह किसके लिए कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में? तो उसका उत्तर है किसने? सिद्धों के लिए। किसके लिए? सिद्धों के लिए। उसका उत्तर है सिद्धों के लिए। जाति पाति के खंडन तो वे स्वयं आप थे, किसके लिए कहा है? सिद्धों के लिए। क्योंकि सिद्ध जो थे वो अधिकतर किस निम्न वर्ग से आते थे, ठीक है ना, इसलिए इनके लिए जाति पाति कहा गया। अब क्या है कि इसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि सिद्धों के लिए ऐसा किसने कहा था? सिद्धों के लिए ऐसा किसने कहा था कि जाति पाति के खंडन तो वे स्वयं आप है। जाति पाति के खंडन तो वे स्वयं आप है, ऐसा किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र। तो 2 प्रकार से प्रश्न इसमें बन सकते हैं। हमें कथन भी याद रखना है, आचार्य शुक्ल भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है, सिद्ध भी याद रखना है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 29।
प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? सिद्ध साहित्यकारों की जाति से संबंधित असंगत कथन है। सिद्ध साहित्यकारों की जाति से संबंधित असंगत कथन है। सिद्ध साहित्यकारों की जाति से संबंधित असंगत कथन है। सरैपा क्या थे? क्या ब्राह्मण थे? क्या शबरपा क्षत्रिय थे? क्या डोंबिपा ब्राह्मण थे? क्या कंडपा ब्राह्मण थे? ठीक है, क्या सरैपा ब्राह्मण थे? क्या शबरपा क्षत्रिय थे? क्या डोंबिपा ब्राह्मण थे? क्या कंडपा ब्राह्मण थे? क्या सरैपा ब्राह्मण थे? क्या शबरपा क्षत्रिय थे? डोंबिपा ब्राह्मण थे या कंडपा ब्राह्मण थे? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है डोंबिपा। इसका उत्तर क्या है? डोंबिपा है। डोंबिपा जो है वो क्या थे? ब्राह्मण न होकर वो क्या थे? क्षत्रिय थे। डोंबिपा क्या थे? ब्राह्मण न होकर डोंबिपा क्या थे? क्षत्रिय थी। इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि प्रत्येक बिंदु को यहाँ केवल टेस्ट नहीं होगा, एक प्रकार से आदिकाल आपको पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ और वो पता नहीं कहाँ गुम गई है, मुझे तो कहीं मिली नहीं। इसकी ट्रिक है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 1 नंबर पर आएगा से, सल्लू, शड्डो, कक्कू, नू। क्या है? सल्लू, शड्डो, कक्कू, नू। सल्लू, शड्डो, कक्कू, नू। क्या होगा? सल्लू, शड्डो, कक्कू, नू। ये किसकी है? ये नाम है किनके? जो प्रमुख सिद्ध है, जिनका साहित्यकारों ने विशेष रूप से वर्णन किया है, वो प्रमुख सिद्ध है। क्या है? सल्लू, शड्डो, कक्कू, नू। स से तात्पर्य है सरहपा, लू से तात्पर्य है लुईपा, श से तात्पर्य है शबरपा, डो से तात्पर्य है डोंबिपा, कै से तात्पर्य है कंडपा और कू से तात्पर्य है कुकुरिपा। नू का केवल प्रयोग किया गया है। सल्लू, शड्डो, कक्कू, नू। अब देखते हैं इनका क्या है जन्म। जन्म देखते हैं तो सबसे पहले आता है 69, फिर आता है 73, फिर आता है 80, फिर आता है 40, फिर आता है 43। ठीक है, ठीक ये रहेगा। क्या है? सल्लू, शड्डो, कक्कू, नू। 69, 73, 80। 69, 73, 80, 40 और 43। कू का अपने क्वेश्चन कुकुरिपा का ध्यान नहीं है, तो ये क्या रहेगा? 769 ईस्वी, 773 ईस्वी, 780 ईस्वी, 840 ईस्वी, 843 ईस्वी। अब जो 843 ईस्वी है, ये किसने माना है? ये शुक्ल ने माना है। हालांकि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है इनका क्रम जो है, लेकिन सती पूछा जा सकता है कौन सी सती की है, तो ये 9वीं सदी की, 8वीं सदी की है। और थोड़ा प्रॉपर जो सन है उसके अंदर साहित्यकारों में थोड़ा मतभेद है। तो इसका जो है ये शुक्ल ने माना है, लेकिन नगेंद्र ने क्या माना है? 820 ईस्वी माना है। कंडपा का जो काल है, नगेंद्र ने क्या माना है? 820 ईस्वी माना है। तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन ये जो सारणी है इससे हम कम से कम याद कर सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इस सारणी को आप लिखोगे थोड़ी सी जगह में, 3 लाइनों की ये सारणी है और बड़े ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और आपको क्या करना है कि ये नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने याद किया है तो ये आपको याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि 69, 73, 80, 40, 43 मतलब ये जो 769 है, हमें याद रहता है कि सरैपा का काल कौन सा है? 769 ईस्वी है। किसने माना है? राहुल शंकरत्यान ने। राहुल शंकरत्यान ने 769 ईस्वी से काल माना है। लुईपा का काल 73 ईस्वी माना है, 773 ईस्वी। अब ये 700 है, तो इसके बाद अगर 40 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? 840 ही होगा, क्योंकि उसी क्रम में हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 769 ईस्वी, 773 ईस्वी, 780 ईस्वी शबरपा का, 840 ईस्वी, 843 ईस्वी, ये इनका काल रहेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसकी जो जाति है उसको भी हम देख सकते हैं। जाति को हम किस प्रकार देख सकते हैं कि बाका अक्षय अक्षय बाबा। जाति क्या है? बा का क्षय क्षय बा बा,
ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये एक प्रकार की सारणी बन गई है आपके सामने, ठीक है ना, एक प्रकार की। ये इसकी जरूरत नहीं है, इससे आसानी से आप कर सकते हो कि सबसे पहले सल्लू शड्डो कक्कूनू, उसके बाद 69 73 80 40 43, उसके बाद बाका क्षय क्षय बाबा, बाका क्षय क्षय बाबा। बा से तात्पर्य है ब्राह्मण, सरयपा जो थे वो ब्राह्मण थे। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उठाइए, आप डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास उठाइए, या अन्य कोई भी इतिहास उठाइए, लगभग सभी के अंदर सरयपा को क्या बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया है। लुईपा जो थे उनका काल 33वीं था, 733वीं, और वो क्या थे, कायस्थ थे। एकमात्र जो लुईपा थे वो कायस्थ थे। क्या थे, कायस्थ। जो मुख्य है, जो शबरप्पा है वो क्या थे, क्षत्रिय थे। डोंबियप्पा क्या थे, वो भी क्षत्रिय थे। कंडेप्पा क्या थे, वो ब्राह्मण थे। और कुकुरिप्पा भी ब्राह्मण थे। अब इनकी रचनाओं की संख्या बताई गई है, इनकी रचनाओं की जो है वो अलग अलग संख्या बताई गई है, अलग अलग रचना संख्या बताई गई है। वो किसने बताई है, डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बताई है, 32 16 32 21 74 16, 32 21 74 और 16। बत्तीस 21 74 और 16, 32 21 74 और 16, ये इनकी रचनाओं की संख्या बताई गई। क्या है, सरयपा की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है, 32 मानी जाती है। सरयपा की रचनाओं की संख्या जो है वो 32 मानी जाती है। आप कोई भी इतिहास उठाकर देखिए, लुईपा की रचनाओं की संख्या के बारे में कोई नहीं है, पूरी संख्या के बारे में। शबरप्पा की संख्या के बारे में हमें ज्ञात नहीं है, न कोई मुख्य इतिहासकार और साहित्यकारों में साहित्य में बता रखा है, अगर किसी ने बता रखा है तो हमें दे दें। डोंबिपा की जो रचना है वो 21 मानी गई, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास में देख सकते हैं आप। कंडेप्पा की जो रचनाओं की संख्या वो 74 मानी जा सकती है, और कुकुरिप्पा के रचनाओं की संख्या जो वो 16 मानी गई है। तो जब ये सारणी बनेगी, आपने एक बार अपने हाथ से सारणी बनानी है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरी बार आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ एक बार अपने हाथ से सफेद पेज पर आप एक बार सारणी बना लीजिए, आपको ये सारी बात याद रह जाएगी। अब क्या, सरयपा की कौन सी रचना थी, सरयपा की रचना थी दोहा कोश। सरयपा की रचना थी दोहा कोश थी, जो सभी हम जानते हैं। लुईपा की रचना कौन थी लुईपाद गीतिका। लुईपा की रचना कौन सी थी, लुईपाद गीतिका थी। शबरप्पा की रचना कौन सी थी, चर्यापद। शबरप्पा की रचना कौन सी थी, चर्यापद। और डोंपिया की रचना कौन सी थी, डोंब गीतिका, अक्षरादीपोपदेश और योगचर्या। डोंबिपा की रचना कौन सी थी, डोंबिपा या डोंपिया, डोंबिपा या डोंपिया, डोंबिपा या डोंपिया। डोंबिपा की डोंब गीतिका, डोंबिया की डोंब गीतिका, योगचर्या, अक्षराद्वीपोपदेश। डोंब गीतिका, डोंब गीतिका, योगचर्या, अक्षराद्वीपोपदेश, ये 3 इनकी रचना थी। कंडेप्पा की पाहुड़ दोहा और गीतिका। कंडेप्पा की थी पाहुड़ दोहा और गीतिका, और कुकुरिप्पा का अपने को ध्यान दिए, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं थी, इनकी रचनाएं। तो रचनाएं भी आप याद, तो एक ही साथ जो मुख्य है जिनका साहित्यों में दे रखा, वैसे तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से इतने ही सिद्धों के बारे में हम लोगों को साहित्य में मतलब जानकारी उपलब्ध होती है, और ये प्रमुख साहित्य सिद्धों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये प्रमुख सिद्ध थे इस सारणी के माध्यम से, ठीक है। चलो चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न अपना हल हो गया। चलो 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और साथियों ऐसा है ना, भी अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दिया करो कि क्लास कैसी चल रही है। ये 2 तरह का मैंने ये कोशिश की है कि मतलब प्रत्येक बिंदु को विस्तार से बताया जाए, आपको ऐसा लगे नहीं कि प्रश्न किया था, प्रश्न रट्टा ना लगे कि प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, ऐसे नहीं। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रश्न आपने जो उत्तर है वो कैसे आए हैं, तो साथ साथ में आपको कॉल भी करवाने पर। अगर ये इस प्रकार की शैली जो है आपको अच्छी लग रही है तो आप बताएं, इसमें और अधिक सुधार का प्रयास करेंगे। और अगर कोई समस्या आ रही है तो वो भी बताने का प्रयास करें, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, क्योंकि हमारा खुद का कोई तो कुछ है नहीं, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों को बेटर लगना जरूरी है, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छा लगना जरूरी है, आप लोगों को किस तरह से समझा रहा है वो जरूरी है हमारे लिए। हम कैसे पढ़ा सकते हैं वो हमारे लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो
मेरी स्पीड के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं कि कहीं मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है या मेरी स्पीड कहीं कम तो नहीं है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को भाटों की कल्पना किसने माना है? पृथ्वीराज रासो को भाटों की कल्पना किसने माना है? क्या जॉर्ज गिरिसन ने माना है, क्या मिश्र बंधुओं ने माना है, क्या गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना है, या मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने माना है? किसने माना है? किसको? भाटों की कल्पना। किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? भाटों की कल्पना। क्या माना है? भाटों की कल्पना। किसको? पृथ्वीराज रासो को। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से तात्पर्य है कि उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा दिया गया है। क्या दिया गया है? कि पृथ्वीराज रासो भाटों की कल्पना है। किसने कहा है ऐसा? तो उत्तर बता देना चाहता हूं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसे पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? भाटों की कल्पना माना है। पृथ्वीराज रासो को भाटों की कल्पना माना है, जिसमें 69 समय और 16,306 छंद माने जाते हैं। इसके बारे में विस्तार से पहले एक प्रश्न में बता चुका हूं मैं आपको। 31 नंबर प्रश्न है, नरपति नालयकृत बीसल देव रासो में कितने छंद है? नरपति नालयकृत बीसल देव रासो में कितने छंद है? क्या 125 छंद है, क्या 120 छंद है, क्या 123 छंद है, क्या 200 छंद है? नरपति नालयकृत। पहली बात, एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, मैं क्या आपको बताता रहता हूँ कि प्रश्न जो रहता है उसको ध्यान से पढ़ें और प्रश्न को भी याद करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तर में से प्रश्न उठाया जाता है और प्रश्न को उत्तर बनाया जाता है, उत्तर को प्रश्न बनाया जाता है और प्रश्न को उत्तर बनाया जाता है, और हमें पता होता है हमने याद किया था लेकिन दिमाग से निकल गया। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि नरपति नालय की रचना कौन सी है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार, बड़ा आसान हो गया ना। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? नरपति नालय थे। इसमें कितने छंद थे? तो उत्तर बता देना चाहता हूँ, काफी समय हो गया बातों बातों में। ठीक है ना, 125 छंद। नरपति नालयकृत बीसल देव रासो में कितने छंद थे? 125 छंद थे। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 32 आ गया 32। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता है। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता है। तो बताइए कि ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? राम सिंह है, कुशल लाभ है, कवि कल्लोल है, या भट्ट केदार है? ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह है, कुशल लाभ है, कवि कल्लोल है, या भट्ट केदार है? ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? तो आपको बता देना चाहता हूं कि ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? एक मौका और है, कवि कल्लोल। कौन है? कवि कल्लोल है ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार। अब एक बात और बता देना चाहता हूं कि आचार्य शुक्ल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 1561 ईस्वी में, कब? 1561 ईस्वी में कुशल लाभ ने, किसने? कुशल लाभ ने इसमें कुछ पद जोड़े थे। किसने? कुशल लाभ ने इसमें कुछ पद जोड़े थे। किसने? आचार्य शुक्ल के अनुसार 1561 ईस्वी में। यह रचना तो किसकी है? कवि कल्लोल की है, लेकिन 1561 ईस्वी में कुशल लाभ ने इसमें कुछ पद जोड़े थे। और नगेंद्र के अनुसार, नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि 17वीं शती में किसने? कुशल राय वाचक ने। अब ये एक ही आदमी है या अलग अलग क्या है? बस अलग अलग, तो अलग अलग ही होगा। कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ पद जोड़े थे। किसने? कुशल राय वाचक ने। तो कुछ लोग, कुछ साहित्यकारों ने इनके रचनाकार कुशल लाभ को माना है, कुछ ने कुशल राय वाचक को भी मान लिया है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंदर क्या दिया हुआ है? शुक्ल के अनुसार 1561 कुशल लाभ ने इसमें कुछ पद जोड़े थे और नगेंद्र के अनुसार कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ पद जोड़े थे। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पर। क्या कहता है? क्या कहता है ये?
आदि पुराण उत्तर पुराण की रचना चौपाइयों में है तो जसहरी चरियू की रचना किसमें है? पहली बात तो यह है कि आदि पुराण क्या है। पहली बात देखो, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं, आप प्रश्न पढ़ लीजिए और उसका उत्तर याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए कि उत्तर क्या रहेगा। आदि पुराण, उत्तर पुराण, ठीक है, और जसहरी चरियू। आदि पुराण, उत्तर पुराण और जसहरी चरियू। पहली बात तो ये कि ये रचनाएं किसकी है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आदि पुराण और उत्तर पुराण की रचना किसमें हुई है? चौपाइयों में हुई है। तो जसहरी चरियू की रचना किसमें हुई है? अब ये तीनों के बारे में बताया कि तीनों रचनाएं किसकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये रचनाएं किसकी है? पुष्पदंत की है। किसकी रचनाएं हैं? पुष्पदंत की ये रचनाएं हैं। पुष्पदंत किसके का जैन मतलब आदिकाल के कवि थे और जैन कवि थे। तो जसहरी चरियू की रचना किसमें हुई है? क्या दोहों में हुई है, क्या चौपाइयों में हुई है, क्या सोरठा में हुई है, या पदगड़िया में हुई है? ठीक है, किसकी? जसहरी चरियू की रचना किसमें हुई है? जसहरी चरियू की रचना किसमें हुई है? दोहों में हुई है, चौपाइयों में, सोरठा में, या पदगड़िया में? दोहों में, चौपाइयों में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पर 3 क्या बनते हैं? आदि पुराण उत्तर पुराण की रचना किसमें हुई है? चौपाइयों में हुई है। जसहरी चरियू की रचना किसमें हुई है? तो उत्तर है हमारा चौपाइयों में। जसहरी चरियू की रचना भी किसमें हुई है? चौपाइयों में ही हुई है। अब आपको बता देना चाहता हूं पुष्पदंत। पुष्पदंत क्या कहते हैं हमारे? पुष्पदंत, पुष्पदंत जो है इनकी जो रचनाएं हैं आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आता है आदि पुराण, उसके बाद आएगा उत्तर पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण और महापुराण, अण्य कुमार चरियू, अण्य कुमार चरियू। 5 नंबर पर आएगा जो हम पढ़ चुके हैं जसहरी चरियू। 6 नंबर पर आएगा नाग कुमार चरित या चरियू। ये 6 रचनाएं थी किसकी? पुष्पदंत की। किसकी रचनाएं थी? पुष्पदंत की। जो क्या थे? अपने आप को अभिमान मारू कहते थे। क्या कहते थे? अभिमान मारू कहते थे। अपने आप को क्या कहते थे? अभिमान मारू। पुष्पदंत, इनकी रचनाएं कौन सी थी? आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण। आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण, अण्य कुमार चरियू, जसहरी चरियू और नाग कुमार चरित या चरियू। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। क्या है प्रश्न संख्या 34? प्रश्न संख्या 34 है देवसेन की रचना दब सहाव व्यास। देवसेन की रचना दब सहाव व्यास। द्रव्य स्वभाव प्रकाश की रचना कब हुई थी? देवसेन की रचना दब सहाव व्यास की रचना कब की रचना हुई है? किसमें हुई है? देवसेन की रचना दब सहाव व्यास की रचना किसमें हुई है? दोहों में हुई है, चौपाइयों में हुई है, कवित्त में हुई है, या रोला में हुई है? देवसेन की रचना दब सहाव व्यास की रचना हुई है दोहों में, चौपाइयों में, कवित्त में, या रोला में? दोहों में, चौपाइयों में, कवित्त में, या रोला में? किसमें हुई है? तो आपको बता देना चाहता हूं किसमें हुई है? दोहों में। किसमें हुई है? दोहों में। अब देवसेन की रचनाओं के बारे में बता देना चाहता हूं कि देवसेन की रचनाएं कौन कौन सी थी? देवसेन की रचनाएं थी देवसेन, इनकी रचना पहली मानी जाती है। इनका काल जो है वो 933 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनकी जो पहली रचना है वो है श्रावकाचार, जो निर्विरोध रूप से हिंदी की पहली रचना मानी जाती है, श्रावकाचार। और हिंदी के प्रथम कवि निर्विरोध रूप से लगभग माने जाते हैं सरैपा। और श्रावकाचार जो है इनकी जो हिंदी की प्रथम कृति मानी जाती है श्रावकाचार, जिसमें 250 दोहों में, कितने में? 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक
धर्म का वर्णन है। 2 नंबर पर आता है हमारे पास दुब सहाव व्यास। 3 नंबर पर आता है हमारे पास लघुन्य चक्र। और 4 नंबर पर हमारे पास आती है दर्शन सार। ये 4 रचनाएं हैं किसकी? देवसेन की। 933 ईस्वी काल माना जाता है। पहली रचना श्रावकाचार है, दूसरी है दुब सहाव्यास या दब सहाव्यास, लघुन्य चक्र और दर्शन सार। लघुन्य चक्र और दर्शन सार ये है देवसेन की रचनाएं। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 था, देखते हैं प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 35 श्रावकाचार रचित है। श्रावकाचार रचित है, अभी बता चुके हैं कि श्रावकाचार किस में रचित है। मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत सारे जो प्रश्न है उनकी व्याख्याएं मैं नहीं कर पाता हूं। क्यों नहीं कर पाता हूं? कहीं कहीं डर बना रहता है कि आगे कहीं प्रश्न में उसका उत्तर न समाहित हो और वहीं हो गया। फिर भी आप बता सकते हैं कि श्रावकाचार रचित है दोहों में, तोटक में, तोमर में, उरिल में। दोहों में, तोटक में, तोमर में, उरिल में। दोहों में, तोटक में, तोमर में, उरिल में। तो उत्तर है इसका दोहों में। 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। किसमें? श्रावकाचार में। प्रश्न संख्या 35 पर आ जाते हैं। 36 क्या कहता है कि उज्जल वर्ण अधीन तन, उज्जल वर्ण अधीन तन एक चित्त दो ध्यान। उज्जल वर्ण अधीन तन एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं संसार के अंदर, भरा पड़ा है संसार, जो देखने में तो साधु लगते हैं और देखने में क्या लगते हैं, सच में जो साधु हैं उनका भी बंटा धार है। अमीर खुसरो के उपयुक्त पद्य की भाषा है। अमीर खुसरो के उपयुक्त पद्य की भाषा है। आप बता सकते हैं कौन सी भाषा है अमीर खुसरो की? कौरवी, अवधी, ब्रज या कन्नौजी। 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 तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा। इस पद की कौन सी भाषा है? इस पद की भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है इसकी? ब्रज भाषा। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। प्रश्न संख्या 37 है तन्य चंद्रराजस्य चंद्रराज इवा भवत संग्रह यश सुवृत्ताना में व्याघात। उपयुक्त पद किस रचना से है? ये कुछ रचनाएं या कुछ पद इसलिए ले ली जाते हैं क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में या कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में दिए होते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि उनका अर्थ या अनर्थ से कोई तात्पर्य नहीं है, वो जो पद है वैसे के वैसे ले ली जाते हैं, इसलिए यहाँ ले लिया गया। और उपयुक्त पद किस रचना से लिया गया है? पृथ्वीराज रासो से, पृथ्वीराज विजय से, हमीर रासो से या परमाल रासो से। पृथ्वीराज रासो से, पृथ्वीराज विजय से, हमीर रासो से या परमाल रासो से। तो पृथ्वीराज विजय से। यह जो पद है वो किससे लिया गया है? पृथ्वीराज विजय से लिया गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 38 क्या है। प्रश्न संख्या 38 प्रश्न संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो साहित्य की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है? बीसल देव रासो की, खुमान रासो की, पृथ्वीराज रासो की या पृथ्वीराज विजय की? बीसल देव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज विजय या पृथ्वीराज रासो, किसकी भाषा को उन्होंने क्या कहा है? बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है। ए है बीसल देव रासो, ब है खुमान रासो, स है पृथ्वीराज रासो और द है पृथ्वीराज विजय। तो उत्तर अब बताना पड़ेगा। उत्तर मैं बता देता हूं, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की भाषा को उन्होंने बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है। पृथ्वीराज रासो को उन्होंने बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख लेना। विद्यापति किस रचना से मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल कहा जाता है। ठीक है ना, मैथिली की कोयल। लेकिन किस रचना से कहा गया था ये?
कीर्तिलता से, कीर्ति पताका से, पदावली से या चंद्रिका से? कीर्तिलता से, कीर्ति पताका से, पदावली से या चंद्रिका से? किस से कहा गया था? विद्यापति को किस रचना से मैथिली कोकिल कहा गया था? क्या कीर्तिलता से कहा गया था, क्या कीर्ति पताका से या पदावली से? तो देखो चंद्रिका जो है वो इनकी रचना नहीं है, चंद्रिका जो है वो इनकी रचना नहीं है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो कीर्ति सिंह के शौर्य का चित्रण है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो कीर्ति के शौर्य का चित्रण है। ठीक है, अब पीछे बचती है पदावली। तो इनकी जो पदावली रचना थी विद्यापति पदावली, उसी के लिए इनको मैथिली कोकिल की मतलब मैथिली कोकिल की उपाधि दी गई थी। किसको? विद्यापति को मैथिली कोकिल की उपाधि दी गई थी। अब आता है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या है? आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित 84 सिद्धों में नहीं है। आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित 84 सिद्धों में कौन नहीं है? मतलब कहने से तात्पर्य यहाँ क्या है? यहाँ है तो नाथ, नागार्जुन, जालंधरनापा, गोरखनाथ और चरपटिया, ये क्या है? नाथ है। लेकिन ये पहले सिद्धों में थे। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो सिद्धों में थे, लेकिन इनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो पहले सिद्धों में नहीं था, या आचार्य शुक्ल ने उसका वर्णन सिद्धों में नहीं किया गया है। नागार्जुन का, जालंधरपा का, गोरखनाथ का या चरपटिया का? ठीक है ना, नागार्जुन का, जालंधरपा का, गोरखनाथ का, चरपटिया का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गोरखनाथ का आचार्य शुक्ल ने नहीं किया है। अब कैसे नहीं किया, उसका इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा है कि ऐसे कुछ सिद्ध थे जो बाद में नाथ हो गए थे, ऐसे कुछ सिद्ध थे जो बाद में नाथ हो गए थे, तो आचार्य शुक्ल ने उनका नाम लिया है। आचार्य शुक्ल ने ऐसे कुछ लोगों का नाम लिया है। किसने? आचार्य शुक्ल ने ऐसे कुछ लोगों का नाम लिया है। वो लोग कौन कौन से हैं? एक तो है नागार्जुन, एक है जालंधरपा और तीसरा है चरपटिया। इन 3 लोगों का उन्होंने नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि ये पहले क्या थे? नाथ होने से पहले ये पहले सिद्ध थे। कौन से? नागार्जुन, जालंधरपा और चरपटिया। नागार्जुन, जालंधरपा और चरपटिया, याद रख लेना, नागार्जुन, जालंधरपा और चरपटिया। आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों में कितनी योगिनियों को वर्णित किया है? क्योंकि जो सिद्ध थे वो साथ में योगिनियां रखते थे। जो सिद्ध थे वो साथ में क्या रखते थे? योगिनियां रखते थे। तो कितनी योगिनियों का वर्णन किया? आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्ध। कितनी संख्या बताई थी सिद्धों की? 84 मानी जाती है। उसमें बाकी सारे सिद्ध थे, लेकिन 3 जो थी, सॉरी उत्तर आ गया 3। ठीक है ना, उत्तर इसका क्या रहेगा? 3। कितनी योगिनियों को वर्णित किया है? 3 योगिनियों को वर्णित किया है। 3 योगिनियों को वर्णित किया, उनके नाम है मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा। मणिभद्रा, भद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा। ये थोड़े बहुत नाम आगे पीछे हो सकते हैं। मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा। मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा, ये 3 नाम जो लिए हैं, ये 3 क्या है? योगिनियां हैं। 84 सिद्धों में इन 3 योगिनियों का वर्णन किया है। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उठाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको दिख जाएंगे ये प्रश्न और इनके उत्तर। मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा। मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा। मणिभद्रा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा। प्रश्न संख्या 42। अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है। अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है। खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है या कनौजी है? खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है या कनौजी है? खड़ी बोली है। अमीर खुसरो की लगभग 100 रचनाओं का माना जाता है कि इन्होंने लगभग 100 रचनाएं लिखी थी, ऐसा कहा जाता है। अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है। अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है। खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है या कन्नौजी है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या कन्नौजी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कौन सी है, क्योंकि खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो थे। तो थोड़ा सा स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो खड़ी बोली उत्तर है ब्रज।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमीर खुसरो जो थे उनकी जो गीतों और दोहों की भाषा थी वो थी ब्रज, और अन्य भी बहुत सारी जो रचनाएं थी उनकी भाषा ब्रज थी। लेकिन इनके जो पहेलियाँ थी या जो सुकने थे, ठीक है ना, पहेलियाँ सुकने या मुकरियाँ जो थी उनकी भाषा जो थी वो क्या थी, खड़ी बोली थी, ठीक है ना। पहेलियाँ सुकने और मुकरियों की जो भाषा थी वो क्या थी, खड़ी बोली थी। पहेलियाँ सुकने और मुकरियों की भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी। और इनके गीतों और दोहों की जो भाषा थी वो क्या थी, ब्रज थी। याद रख लेना। प्रश्न संख्या 43 क्या है? प्रश्न संख्या 43 विद्यापति कृत अपभ्रंश की रचना है। विद्यापति कृत अपभ्रंश की रचना है, कौन सी है? भू परिक्रमा है, विद्यापति पदावली है, कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा। भू परिक्रमा, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा। भू परिक्रमा, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता और पुरुष परीक्षा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या है अपभ्रंश की रचना, कौन सी? अपभ्रंश की रचना। तो अपभ्रंश की रचना कौन सी है? अपभ्रंश की रचना है हमारे पास कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है वो विद्यापति की अपभ्रंश की रचना है। मैं आपको इनके बारे में बता देना चाहता हूँ। क्या बता देना चाहता हूँ? जितना का मुझको आता है उतना का आपको बता देना चाहता हूँ। विद्यापति की सबसे आता है, पहले आता है मैथिली भाषा की रचना है। तो मैथिली भाषा की रचना की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है विद्यापति पदावली। विद्यापति की कौन सी? विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में। फिर आता है अपभ्रंश में, कौन सी भाषा में? अपभ्रंश की रचनाएं। तो अपभ्रंश की रचनाएं आती है कीर्तिलता और दूसरी कीर्ति पताका। ये दोनों रचनाएं किसमें है? अपभ्रंश में। उसके बाद इनकी रचनाएं जो आती है वो आती है संस्कृत की। संस्कृत की रचनाएं की जब बात करते हैं तो उसमें आता है 1 नंबर पर भू परिक्रमा, 2 नंबर पर आती है हमारे पास पुरुष परीक्षा, 3 नंबर पर हमारे पास आती है गंगा वाक्यावली और 4 नंबर पर आती है, ठीक है, मैथिली की विद्यापति पदावली, अपभ्रंश की कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और संस्कृत की है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और गंगा वाक्यावली। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और गंगा वाक्यावली। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 क्या है? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के संपादक है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के संपादक है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के संपादक है गोपीनाथ राहुल सांकृत्यायन, प्रबोध चंद्र बागची, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोपीनाथ राहुल सांकृत्यायन, प्रबोध चंद्र बागची या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है आप बता सकते हैं? ए गोपीनाथ, ब राहुल सांकृत्यायन, स प्रबोध चंद्र बागची, द आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ए आएगा गोपीनाथ। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के संपादक कौन है? गोपीनाथ। प्रश्न संख्या 45 हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या है? रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। याद रख लेना, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 रचनाएं, 3 हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे थे। कौन कौन सी थी? एक तो था हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक था हिंदी साहित्य की भूमिका और एक था हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। 3 थे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है पुस्तक को कितने व्याख्यानों में लिखा गया है? ये जो पुस्तक है इसको किस में लिखा गया है? व्याख्यानों में लिखा गया है कि व्याख्यान 1, व्याख्यान 2, व्याख्यान 3, व्याख्यान 4, व्याख्यान 5, व्याख्यान 6, व्याख्यान 7। तो कितने व्याख्यानों में लिखा गया है? 3 में, 5 में, 7 में या 9 में? 3 में, 5 में, 9 में या 7 में? 3 में, 5 में, 9 में या 7 में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य का आदिकाल को कितने व्याख्यानों में लिखा गया है? उत्तर मैं बता देता हूं, अब आपके पास समय नहीं है बताने का। उत्तर है 5 में। 5 व्याख्यानों में लिखा गया। जब आप हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल निकाल कर देखेंगे, मेरे पास सारी किताबें पड़ी है, मैं निकाल कर दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कौन क्या, कोई कल को कोई ऐसे ना कह दे कि हमारी किताब क्यों दिखा दी भैया। तो इस तरह से मुझे नहीं पता है, मैं इसके नियम ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ठीक है, तो इसलिए किताब दिखा नहीं सकता। हिंदी साहित्य का आदिकाल जब भी आप निकाल कर देखोगे तो आप देखोगे पहला जो अध्याय उसमें लिखा होगा प्रथम व्याख्यान, दूसरे अध्याय में शुरू में लिखा होगा द्वितीय व्याख्यान, बस ऐसे लिखा हुआ है और कोई उसका नामकरण नहीं दिया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 क्या कहता है?
46 ये कहता है कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन शेयर नहीं करते। मुझे लग रहा है कि शुक्ल अनुसार गोरख पंथ के संस्कृत में रचित ग्रंथ नहीं है। शुक्ल के अनुसार गोरख पंथ के संस्कृत में रचित ग्रंथ नहीं है। सिद्ध सिद्धांत पतंजलि जो गोरखनाथ जी थे उन्होंने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे थे और उन्होंने किस में लिखे थे, मतलब ये जो पहले वाले थे इनके रचनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पता नहीं कितनी कितनी रचनाएं क्या कहते हैं अपने पढ़ रहे हैं। संस्कृत में भी लिखे थे और उन्होंने देश भाषा में भी लिखे थे। संस्कृत में भी लिखे थे और देश भाषा में भी लिखे थे। इसमें से कौन सा है जो संस्कृत में नहीं है? अपने को बाकी सारे याद करने हैं कि संस्कृत में। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि उत्तर ढूंढना, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो सही है वो भी याद करना, प्रश्न क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, पूरी खोजबीन करना। और जब आपको खोजबीन करते हो और हर खोजबीन पर आप खरे उतर जाते हो तो इसका मतलब यह है कि आप सब कुछ जानते हो। ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, विराट पुराण, शक्ति संगम तंत्र, गोरख बांध और योगेश्वरी साखी। शुक्ल के अनुसार गोरख पंथ के, शुक्ल के अनुसार किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के अनुसार गोरख पंथ के संस्कृत में रचित ग्रंथ नहीं है। गोरख पंथ के, सॉरी गोरखनाथ की जगह। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, विराट पुराण, ठीक है, शक्ति संगम तंत्र, गोरख बांध और योगेश्वरी साखी। तो उत्तर है गोरख बांध और योगेश्वरी साखी। ये उनकी किस भाषा में रचित है? देश भाषा में। इनके देश भाषा के संस्कृत के ग्रंथों की रचना पहले एक प्रश्न में मैं पूरी तरह से बता चुका हूं, बार बार बताने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, काव्य शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? आप याद कर लो कौन थे। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार है आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो उत्तर बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 क्या है? रचना और रचनाकार का असंगत क्रम। रचना और रचनाकार का असंगत क्रम। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था, ए में है रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ब में है उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा रचना परशुराम चतुर्वेदी की है। उत्तरी भारत की संत परंपरा रचना परशुराम चतुर्वेदी की है। उत्तरी भारत की संत परंपरा रचना परशुराम चतुर्वेदी की है। हिंदी साहित्य का अतीत जो रचना है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। साहित्य का इतिहास दर्शन विजेंद्र स्नातक की है। साहित्य का इतिहास दर्शन विजेंद्र स्नातक की है। तो उत्तर मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि मैं बड़ा आराम से बता रहा हूं तो उत्तर आपको पता होना चाहिए। उत्तर मैं बता देता हूं, आपके पास आपका समय पूरा होता है। उत्तर ये है कि साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का जो इतिहास दर्शन है वो क्या है? असंगत है। क्यों असंगत है? क्योंकि साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा था? नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? नलिन विलोचन शर्मा ने। किसने लिखा था? नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा था साहित्य का इतिहास दर्शन। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था, याद रख लेना। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा ने। अब आते हैं प्रश्न संख्या 49 पर। 49 क्या कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित संगत कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी उन्होंने जो कुछ कहा था उससे संबंधित संगत कथन है। शिव से सरोज क्या है? वृत्त संग्रह। शिव से सरोज को उन्होंने क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को उन्होंने क्या कहा है? बड़ा कवि वृत्त संग्रह। बड़ा कवि वृत्त संग्रह। और मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने क्या कहा है? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा। ये संज्ञा उन्होंने दिए किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शिव से सरोज को इन्होंने वृत्त संग्रह कहा है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। और उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था मिश्र बंधु विनोद को उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना था। हालांकि मिश्र बंधुओं ने भी उसको हिंदी साहित्य का इतिहास मानने से इनकार किया था, लेकिन उन्होंने भरपूर प्रयास किए थे कि वो हिंदी साहित्य का इतिहास की लाए। 3 भागों में हुआ था, 1913 और शायद 34 या 14 में 34 मानते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है। और मिश्र बंधु विनोद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि मैंने कवियों के परिचयात्मक विवरण जो है मिश्र बंधु विनोद से ही लिए। मैंने कवियों के परिचयात्मक विवरण अधिकतर मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। इसके हैं उपयुक्त सभी। उत्तर है इसका उपयुक्त सभी। सभी बातें सही है, सभी बातें संगत है। अब आता है प्रश्न संख्या 50।
क्या कहता है प्रश्न संख्या 50 कि नागरी प्रचारिणी सभा की, किसकी, नागरी प्रचारिणी सभा की खोजों रिपोर्टों के आधार पर रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इनमें से एक ऐसा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो नागरी प्रचारिणी सभा की खोजों और रिपोर्टों के आधार पर लिखा गया था। नागरी प्रचारिणी सभा की खोजों और रिपोर्टों के, खोज और रिपोर्टों के आधार पर लिखा गया था। हिंदी काव्य धारा कौन सा लिखा गया था, हमें ध्यान होना चाहिए। हिंदी काव्य धारा, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद या हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी काव्य धारा, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद या हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी काव्य धारा, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। तो उत्तर बता देना चाहता हूं मैं आपको, उत्तर आएगा इसका मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो तो है वो नागरी प्रचारिणी सभा की खोजों और रिपोर्टों के आधार पर लिखा गया था। मिश्र बंधु विनोद जो है वो नागरी प्रचारिणी सभा की खोजों और रिपोर्टों के आधार पर लिखा गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी व्याख्याता के जो सभी टेस्ट हैं या व्याकरण से संबंधित हिंदी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, कौन कौन से, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता, तीनों के लिए जो प्रश्न है वो हम करवाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित और बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं रहेंगी। आदिकाल की श्रृंखला की बात है तो अभी 2 टेस्ट हो चुके हैं, ये दूसरा टेस्ट है। इसके बाद 2 टेस्ट और रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जिनके अंदर लगभग ये रहेगा कि लगभग सभी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें कर दिए जाएंगे और व्याख्या सहित करवाए जाएंगे, जिसमें आदिकाल भी संपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 7200 संकुल मार्गदर्शन नाम से, संकुल मार्गदर्शन नाम से, SUNKUL, संकुल मार्गदर्शन के नाम से हिंदी व्याख्याता 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वरिष्ठ अध्यापक 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुस्तक है हमारी, वो आप ले सकते हैं अगर देखकर अच्छी लगे तो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप लगातार इसी तरह से प्रयास करते रहिए, जीत अब आपकी अवश्य होगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लगातार प्रयास करेंगे कि आपको सफलता प्राप्त हो, बहुत जल्दी प्राप्त हो। जय हिंद और जय भारत।